लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कशन किया था उसे कहते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो आज उसी टॉपिक को फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लें और साथ में आगे देख लेते हैं। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर जो हमने लास्ट क्लास में देखा था वो ये देखा था कि अगर मेरी फिजिकल कनेक्टिविटी मैं इस तरह से बनाता हूं, अगर मेरी कनेक्टिविटी सारे स्विच की फिजिकल कनेक्टिविटी को कुछ इस तरह की होती है और अगर मान लीजिए कि स्विच ने कोई इंफॉर्मेशन पास की, जैसे मान लीजिए कि इस स्विच को हम मान लेते हैं स्विच ए और इस स्विच को मान लेते हैं स्विच बी और इस स्विच को मान लेते हैं स्विच सी। मेरे कहने का मतलब ब्रदर ये है कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है लूप को प्रिवेंट करता है। तो हमने वीडियो सेंड की थी सभी को, आप लोगों को, तो आप उस वीडियो को देखें आप किस तरह से स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है लूप को प्रिवेंट करता है। तो लूप को प्रिवेंट करने के लिए स्विच ने क्या किया था कि इन तीनों स्विच में से किसी एक स्विच को उसने रूट ब्रिज बना दिया था। रूट ब्रिज का इलेक्शन किस बेसिस पर होता है वो हमने टॉपिक डिस्कशन की थी कि रूट ब्रिज का जो इलेक्शन होता है वो प्रायोरिटी के ऊपर होता है। अगर इन तीनों स्विच में से किसी एक स्विच की अगर प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट होगी वो रूट ब्रिज बन जाएगा। फिर हमने कहा था कि अगर मान लीजिए तीनों स्विच का जो है, तीनों स्विच की जो अगर प्रायोरिटी जो अगर सेम होती है तो लोएस्ट मैक एड्रेस के बेसिस पे रूट ब्रिज का इलेक्शन होता है। और मैंने जो है वो रूट ब्रिज मतलब हमने ये भी बताया था कि स्विच जो है आपस में बीपीडीयू एक्सचेंज करता है। अब बीपीडीयू के अंदर क्या क्या फॉरवर्ड होता है वो भी हमने आपको दिखाया था ओपन करके, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि जो स्विच अपने आप को रूट ब्रिज कहेगा उसके दोनों इंटरफेस हो जाएंगे डेजिग्नेटेड पोर्ट। ये मैंने आपको बताया था, ये लैब में भी दिखाया था मैंने आपको। फिर हमने ये कहा था कि ये वाला इंटरफेस आपको रूट पोर्ट हो जाएगा, ये भी इंटरफेस रूट पोर्ट हो जाएगा। अब रूट पोर्ट का इलेक्शन किस बेसिस पे होगा वो भी हमने दिखाया था। हमने ये कहा था कि अगर स्विच का इंटरफेस अगर 100 मेगाबिट पर सेकंड का होता है तो कॉस्ट जो होता है स्पैनिंग ट्री डिसाइड करता है। बाय डिफॉल्ट जो होता है 100 मेगाबिट पर सेकंड का जो कॉस्ट होता है वो 19 होता है। तो अगर इस स्विच को अगर इस रास्ते अगर रूट ब्रिज तक पहुंचना है तो इस रास्ते से उसे 19 कॉस्ट मिल रहा है। लेकिन अगर वो नीचे से अगर जाता है, इस रास्ते से लेके जाता है रूट ब्रिज तक, उसे कॉस्ट 38 मिलता है। तो स्विच के पास दो इंटरफेस है रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए, लेकिन इनमें से वो इंटरफेस जिससे उसको लोएस्ट कॉस्ट मिले वो इंटरफेस जो है वो इलेक्ट होता है आपका रूट पोर्ट के लिए। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। फिर हमने ये भी डिस्कशन किया था कि ये वाला इंटरफेस जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट किस तरह से बनेगा और ये इंटरफेस आपका ब्लॉक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कैसे करता है वो भी हमने डिस्कशन किया था। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे स्विच में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए आपने शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाया है एनेबल मोड पे। यहाँ पे मैसेज आ रहा है स्पैनिंग ट्री एनेबल्ड प्रोटोकॉल IEEE। तो इस तरह से मुझे पता चल जाता है कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है। दूसरी कंडीशन और मैं ये बताऊं आपको कि अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर ये एडवांस टॉपिक है। ये मान लीजिए कि ये लिंक डाउन हो जाता है, बात को समझिएगा। मान लीजिए कि आपकी जो स्विच की जो टोपोलॉजी है ये वाली, इसके अंदर ये लिंक डाउन हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी गुड। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारी टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी के अंदर ये लिंक अगर डाउन हो जाती है तो इस लिंक के डाउन होने से ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, जो ब्लॉक इंटरफेस है, इसको डायरेक्टली पता चलेगा। मेरी बात को समझिए, इस लिंक के डाउन होने से
इस स्विच को डायरेक्टली पता चलेगा, और ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये आपका इंटरफेस, ये इंटरफेस अभी फिलहाल आपका ब्लॉक है। तो ब्लॉक से ये लिसनिंग स्टेट में आ जाएगा, ब्लॉक से ये तो एक बार फिर से हम स्पैनिंग ट्री के बारे में थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये बताए जा रहे हैं कि किस तरह से हमारा लूप क्रिएट होता है हमारे स्विच के अंदर, और ये कैसे लूप को प्रिवेंट किया जाए। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर जो है रूट ब्रिज का इलेक्शन कैसे होगा, रिडंडेंसी के बारे में, पाथ सिलेक्शन कैसे होगा, ये बताए जा रहे हैं कि आपके जो बीपीडीयू एक्सचेंज होते हैं, ये मैंने जिक्र किया था लास्ट क्लास के अंदर कि बीपीडीयू के अंदर जो है वो क्या क्या पास होता है, और बीपीडीयू के अंदर जो है वो बीपीडीयू जो है वो एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस पे सेंड किया जाता है, वो भी हमने जिक्र किया था। और मेन जो हमें अभी फिलहाल डिस्कशन करना है वो ये डिस्कशन करना है कि देखिए, जैसे ही स्विच के इंटरफेस पे आप कोई भी केबल को कनेक्ट करते हैं ना, स्विच के इंटरफेस पे, स्विच के इंटरफेस पे आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं किसी भी कंप्यूटर को, तो देखा होगा आपने, अरे भाई एक बार क्यों चेतन, आप 3-3 बार रिक्वेस्ट भेज रहे हो यार। मैं ये कह रहा था कि जैसे ही स्विच के किसी इंटरफेस पे आप किसी पीसी को कनेक्ट करते हैं, तो वो इंटरफेस तुरंत ग्रीन नहीं होता है, इट विल टेक सम टाइम। अब यही कंडीशन है कि यहाँ पे अगर कोई इंटरफेस से ब्लॉक स्टेट में हो, यहाँ पे जो बताया गया है, तो अगर ब्लॉक में होगा तो ब्लॉक से फिर वो लिसनिंग में आता है, लिसनिंग से वो लर्निंग में आता है, फिर वो फॉरवर्डिंग में आता है। या अगर मान लीजिए कि इंटरफेस आपका डिसेबल स्टेट में है, डिसेबल तो समझ ही रहे होंगे आप, डिसेबल स्टेट में होगा, डिसेबल से फिर वो लिसनिंग में आएगा, लिसनिंग से लर्निंग में आएगा, लर्निंग से फॉरवर्डिंग में आएगा, उसके अपने स्टेट होते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक इंटरफेस को आप अगर गौर करेंगे, जब आप स्विच के किसी इंटरफेस पे कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे, तो आपने देखा होगा कि एटलीस्ट 32 सेकंड लग जाते हैं उसको ग्रीन होने में। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक इंटरफेस को 32 सेकंड क्यों लग रहे हैं, क्या होता है उस दौरान? उस दौरान देखिए यही स्टेट होती है। अगर वो एक इंटरफेस अगर डिसेबल स्टेट में होगा तो डिसेबल से वो लिसनिंग में आएगा, लिसनिंग से फिर लर्निंग में आएगा, लर्निंग के अंदर वो मैक एड्रेस को लर्न करता है, फिर वो फॉरवर्डिंग में आएगा, फिर फॉरवर्डिंग का मतलब डेटा फॉरवर्ड करने लगेगा। तो इसका एक कंप्लीट स्टेट होता है, और इसके बेसिस पे ही तभी वो डेटा जो है फॉरवर्ड होना होता है। तो मैंने कहा आपसे कि अगर एक स्विच की अगर हम बात करें, तो एक स्विच का जो इंटरफेस होता है डायरेक्ट ग्रीन नहीं होता है, डायरेक्ट वो फॉरवर्डिंग स्टेट पर नहीं आता है, तो उसके स्टेट होते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर। तो अगर वो एक इंटरफेस अगर डिसेबल स्टेट में है, तो फिर डिसेबल से वो डिसेबल से वो आपको लिसनिंग में आएगा, लिसनिंग से फिर वो लर्निंग में आएगा, जहां पे वो मैक एड्रेस को लर्न करेगा, फिर वो फॉरवर्डिंग में आएगा, फिर डेटा फॉरवर्ड करने लगेगा। तो इसके ये अपने कंप्लीट स्टेट है, और तभी जो है वो रिक्वेस्ट जो है हमारी फॉरवर्ड हो पाती है। बहुत परेशान करे चेतन आप। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि हमने ये डिस्कशन किया था आपसे कि जब एक स्विच दूसरे स्विच को बीपीडीयू सेंड करता है तो कितने सेकंड पे करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हेलो टाइमर जो है वो 2 सेकंड का है, मतलब ये हर 2 सेकंड पे एक स्विच दूसरे स्विच को बीपीडीयू सेंड करना शुरू कर देता है।
लेकिन यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम एज टाइमर यहाँ बताया रहा है, और जो 20 सेकंड का, और मैंने ये आपको ये टॉपिक मैंने डिस्कशन की थी कि जब एक स्विच दूसरे स्विच को बीपीडीयू सेंड करता है तो बीपीडीयू सेंड के अंदर बीपीडीयू के अंदर हेलो टाइमर भी फॉरवर्ड किया जाता है, मैक्सिमम एज टाइमर भी फॉरवर्ड किया जाता है, फॉरवर्ड डिले टाइमर भी फॉरवर्ड किया जाता है। तो आप पूछेंगे ये हेलो टाइमर क्या कर रहा है, तो आप बताएंगे कि एक स्विच दूसरे स्विच को जो बीपीडीयू सेंड करता है वो हर 2 सेकंड पे करता है। अब आप फिर से पूछेंगे सर ये मैक्सिमम एज टाइमर क्या है, तो मैक्सिमम एज टाइमर वो टाइमर है जो बताता है कि अगर एक इंटरफेस ब्लॉक है, अगर एक इंटरफेस जो है ब्लॉकिंग स्टेट में है तो उसको लिसनिंग में आने में कितना टाइम लगेगा, और अगर वो लिसनिंग में है तो लर्निंग में आने में उसे 15 सेकंड लगेगा, जो फॉरवर्ड डिले टाइमर बता रहा है। और अगर लर्निंग में है तो लर्निंग से उसे फॉरवर्डिंग में आने में 15 सेकंड लगेगा। मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम एज टाइमर बताता है कि अगर एक इंटरफेस ब्लॉकिंग स्टेट में है तो लिसनिंग में आने में उसे 20 सेकंड लगेगा, और फॉरवर्ड डिले टाइमर है वो ये बताता है कि अगर लिसनिंग से लर्निंग में आ रहा है तो 15 सेकंड लगेगा, और लर्निंग से फॉरवर्डिंग में आएगा तो 15 सेकंड लगेगा। ये प्रोसेस है एक इंटरफेस को अप होने में। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कंडीशन मैं यहीं पे आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो लैब हमने डिजाइन किया है इसके अंदर मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये जो हमारी टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी के अंदर अगर ये लिंक डाउन हो जाए, तो जब ये लिंक डाउन हो जाएगा तो ये जो इंटरफेस जो आपका ब्लॉक है वो लिसनिंग में आएगा, और लिसनिंग में आने में उसे 5 से 6 सेकंड लगेगा। लिसनिंग में आने में उसे 5 से 6 सेकंड लगेगा, और लिसनिंग से फिर वो लर्निंग में आने में 15 सेकंड लगेगा, और लर्निंग से उसे फॉरवर्डिंग में आने में उसे 15 सेकंड लगेगा। मतलब अगर आप टोटल टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे 35 सेकंड लग रहा है। कौन बोल रहा है बीच में? सर मैं बोल रहा था ना, ब्लॉक से लिसनिंग में आने में इसमें 20 सेकंड बताया था ना आपने, 5 सेकंड कह रहे थे। देखिए वो कंडीशन थोड़ी अलग थी, ये कंडीशन अलग है। वो जो कंडीशन यहां बताया जा रहा है आपको, कहां चला गया? ये जो कंडीशन बताया जा रहा है आप ये समझिए कि ब्लॉकिंग की जगह डिसेबल समझिए। अगर एक इंटरफेस डिसेबल स्टेट में है तो डिसेबल से वो लिस्टिंग में जो आएगा तो 20 सेकंड लगाएगा। बात समझ गए? डिसेबल से लिस्टिंग में आएगा तो 20 सेकंड लगाएगा, ठीक है। और यहां पे आप देखें यहां पे कि ये जो इंटरफेस आपका है ये आपका ब्लॉक है। ब्लॉक से वो लिस्टिंग में आने, क्योंकि देखिए ये टोपोलॉजी ऑलरेडी स्टैब्लिश है, बात को समझिए। वो कंडीशन अलग है, वो कंडीशन है कि एक ब्लॉक है, लेकिन ये पूरी टोपोलॉजी बनी हुई है और ये लिंक डाउन हो रहा है। लिंक के डाउन होने के बाद ये जो इंटरफेस आपका है लिस्टिंग में आएगा तो वो 5 सेकंड लगाएगा। फिर वो उसका डिसेबल का है, डिसेबल से लिसनिंग में आने में 20 सेकंड लगता है। एग्जैक्टली। तो ब्लॉक से लिसनिंग में आने में 5 सेकंड, 5 सेकंड लगे, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। वो जो कंडीशन अलग है ये कंडीशन अलग है। ये पूरी हमारी टोपोलॉजी बनी हुई है, और इस टोपोलॉजी के अंदर ये इंटरफेस अगर डाउन हो जाता है तो डाउन होने पे ये स्विच को डायरेक्टली पता चल रहा है, और ऐसी टोपोलॉजी से बनानी पड़ेगी इसको। मेरी बात को फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारी टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी के अंदर अगर ये इंटरफेस इस टोपोलॉजी के अंदर अगर मान लीजिए कि ये इंटरफेस अगर डाउन हो जाता है तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट लिंक फेलियर। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लिंक फेलियर, और यू कैन से डायरेक्ट टोपोलॉजी फेलियर। अब यहां पे कंडीशन ये है कि ये जो हमारी टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी के अंदर इस लिंक के डाउन होने से ये जो हमारी टोपोलॉजी जो बनेगी उसमें कितना टाइम लगेगा? इसको बनने में 35 सेकंड लगेगा।
मेरे कहने का मतलब ब्रदर ये है कि अगर ये आपकी टोपोलॉजी है और इस टोपोलॉजी में ये लिंक डाउन होता है और ये लिंक के डाउन होने से हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट लिंक फेलियर। तो डायरेक्ट लिंक फेलियर में ये जो टोपोलॉजी बनेगी इसको बनने में 35 सेकंड लगेगा। लेकिन अगर हम ये चाहें कि इस टोपोलॉजी को, ये जो टोपोलॉजी है ये सिर्फ 1 से लेके 3 सेकंड में बन जाए, जहां पे ये 35 सेकंड लगा रहा है, ये टोपोलॉजी जो है आपकी 35 सेकंड में ना बन के सिर्फ 1 से 3 सेकंड में बने। ऐसे केस में जो आपकी जो एक्सेस लेयर की स्विच है, हमने लास्ट क्लास में ये बताया था कि सिस्को की 3 लेयर होती है, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड एक्सेस लेयर। एक्सेस लेयर वो लेयर है जहां पे आपके एंड यूजर कनेक्ट होते हैं। एंड यूजर का मतलब होता है कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये लिंक डाउन होती है और इस लिंक के डाउन होने से जो 35 सेकंड लग रहा है, हम ये चाहते हैं कि 1 से 3 सेकंड में ये हो जाए। ऐसा क्या करेंगे आप? ऐसा करने के लिए आपको जो एक्सेस लेयर की जो स्विच है, एक्सेस लेयर की स्विच में आप जाएंगे और वहां जाने के बाद जो है आप वहां पे स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट कमांड चलाएंगे। स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट, ये कमांड जैसे ही आप रन करेंगे, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है आपके स्विच में एनेबल्ड हो जाएगा। तो ऐसे जब आप एनेबल करेंगे किसी भी स्विच के अंदर स्पैनिंग ट्री एनेबल, अपलिंक फास्ट एनेबल करेंगे, तो ये जो टोपोलॉजी जहां पे 35 सेकंड लग रहा था इसको बनने में, ये 1 से 3 सेकंड में बन जाएगा। बात समझ गए? क्योंकि वो प्रोसेस जो यहां पे हो रहा था उसको बिल्कुल वो डिसेबल कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये लिंक डाउन होता है, मान लीजिए कि ये लिंक डाउन होता है, इस लिंक के डाउन होने से ये आपने देखा कि 35 सेकंड यहां लग रहा है, लेकिन अगर ये लिंक डाउन हो रहा है तो हम कहेंगे ये ऐसी जो टोपोलॉजी बनेगी, इनडायरेक्ट लिंक फेलियर। तो अगर मान लीजिए कि ये लिंक डाउन होता है तो ये जो ब्लॉक इंटरफेस है, ये जो ब्लॉक इंटरफेस है इसको डायरेक्टली पता चलेगा। ये जो लिंक डाउन होगा, देखिए बात को समझिए, इस लिंक के डाउन होने से, क्योंकि ये स्विच जो है इस ब्लॉक से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसको डायरेक्ट पता चल रहा है, लेकिन इस लिंक के डाउन होने से ये वाला जो इंटरफेस है इसको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब ये लिंक डाउन होगा तो इस रास्ते से टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन का बीपीडीओ आएगा और तब जाकर के ये इंटरफेस को पता चलेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनडायरेक्ट लिंक फेलियर होने में इस स्विच को लगभग जो टाइम लगता है वो 50 सेकेंड लगता है। इस लिंक के डाउन होने से अब क्या होगा, यहां पे 15 सेकेंड, ये जब लिंक डाउन होगा, इनडायरेक्ट लिंक फेलियर होगा, तो 20 सेकेंड के बाद इसे पता चलेगा। जब इनडायरेक्ट लिंक फेलियर होता है तो ब्लॉक इंटरफेस को 20 सेकेंड के बाद पता चलेगा। 20 सेकेंड के बाद वो 15 सेकेंड का टाइम लेगा उसको लिसनिंग में आने में, लर्निंग में आने में, और फिर वो 15 सेकेंड का और टाइम लेगा। और अगर टोटल देखा जाए तो ये लिंक को अप होने में, ये टोपोलॉजी को बनने में लगभग 50 सेकेंड लगाएगा। तो जहां पे 50 सेकेंड लग रहा है टोपोलॉजी को बनने में,
अगर हम चाहें कि ये जो टोपोलॉजी जहां पे 50 सेकंड लगा रहा है, ये टोपोलॉजी जो है सिर्फ 35 सेकंड में ही बन जाए। डायरेक्ट लिंक फेलियर होने में उसे 35 सेकंड लग रहा था, और आपने क्या किया कि अपलिंक फास्ट कमांड चलाने के बाद ये जो टोपोलॉजी जो है लिंक के फेलियर होने के बाद 1 से 3 सेकंड बन रही है। लेकिन आपने इनडायरेक्ट लिंक, ये लिंक के डाउन होने से इनडायरेक्ट लिंक फेलियर कहा जाएगा, और इनडायरेक्ट लिंक फेलियर में क्या हो रहा है कि इस ब्लॉक इंटरफेस को 20 सेकंड लग रहा है पता होने में कि भाई हमारी टोपोलॉजी चेंज हो चुकी है, क्योंकि इस रास्ते से जो बीपीडीयू आएगा वो टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन का बीपीडीयू आएगा। और आपने देखा यही ब्लॉक स्टेट को यहां पे 5 सेकंड लग रहा है, और इसी ब्लॉक स्टेट को यहां पे 20 लग रहा है। तो कंडीशन देखिए दोनों की अलग अलग है, इसीलिए मैंने कहा था कि यहां कंडीशन पे लागू होता है। ऐसे कंडीशन में जहां पे 50 सेकंड लग रहा है इनडायरेक्ट लिंक फेलियर में टोपोलॉजी बनने में, तो यहां पे हम चाहते हैं कि यहां पे मेरी जो टोपोलॉजी है वो 35 सेकंड में बन जाए। तो आपको क्या करना होगा, आपको स्विच पे जाके, सारे स्विच पे जाके देखिए अपलिंक फास्ट जो है वो सिर्फ एक्सेस लेयर पे चलाएंगे आप। अपलिंक फास्ट जो है वो सिर्फ एक्सेस लेयर के स्विच पे चलेगा, लेकिन क्योंकि आप चाहते हैं कि इनडायरेक्ट लिंक फेलियर होने पे जो टोपोलॉजी बने वो 35 सेकंड में बने, 50 सेकंड के टाइम ना ले। और इसको जो डिटेल में हम आज अच्छे से समझा पाते हैं, इसका पूरा डिटेल पूरा पैकेट लेवल पे हम बात करेंगे, सीसीएनपी लेवल पे बात करते हैं कि पैकेट पे क्या क्या जा रहा है। तो यहाँ पे जो कमांड हम रन करेंगे वो स्पैनिंग ट्री बैकबोन फास्ट। तो अपलिंक फास्ट किस लिए है? अपलिंक फास्ट जो है, अब देखिए मैंने यहाँ क्यों चलाया, क्योंकि आपकी जो पैकेट ट्रेसर के ऊपर अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट जो है कमांड नहीं चलती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जीनस का इस्तेमाल किया है, और जीनस ने मैंने बताया है कि किस तरह से क्या होता है। तो डायरेक्ट लिंक फेलियर होने पे हम अपलिंक फास्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इनडायरेक्ट लिंक फेलियर होने पे हम बैकबोन फास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं टोपोलॉजी के बारे में जिक्र कर रहा था कि इस लिंक के डाउन होने से डायरेक्ट लिंक फेलियर कहा जाएगा, टाइम जो है वो 35 सेकंड लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 1 से 3 सेकंड बन जाए। तो हम यहाँ पे अपलिंक फास्ट जो है एक्सेस लेयर के स्विच पे कॉन्फ़िगर करेंगे। और अगर ये इनडायरेक्ट लिंक फेलियर होता है, इसको इनडायरेक्ट टोपोलॉजी फेलियर बोलते हैं, तो इसको जो है ये जो ब्लॉक इंटरफेसेस को 20 सेकंड लग जाता है पता होने में। तो यहाँ पे जो टोपोलॉजी है वो 50 सेकंड लगा रही है, लेकिन हम चाहते हैं 35 सेकंड पे बन जाए। तो यहाँ पे हम बैकबोन फास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट जो है हम लोग मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन इस बात को समझे आप, ये जो स्विच का इंटरफेस आप देख रहे हैं ना जिससे कंप्यूटर कनेक्टेड है, अगर मैं देखिए सबकी कंडीशन अलग अलग है, इसको बात समझना होगा। ये जो स्विच का इंटरफेस है जिससे कंप्यूटर कनेक्टेड है, अगर मैं इसको शट डाउन कर दूं, अगर मैं इसे शट डाउन कर दूं तो कितने देर में ये अप होगा? जरा देखिए, अभी मैंने डाउन कर दिया है और देखिए तो क्या तुरंत ग्रीन होता है क्या? देखिए टाइम लगा रहा है, अभी ऑरेंज कलर हुआ है। अगर इसको टाइम आप देखिएगा ना तो इसको 32 सेकंड लगता है होने में। अभी भी अप नहीं हुआ है, अभी भी ग्रीन नहीं हुआ, देखिए अभी आप, अभी भी ऑरेंज में है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक इंटरफेस को अप होने में यहाँ पे जो 32 सेकंड लग रहा है, हम ये चाहते हैं कि ये स्विच का जो पोर्ट है वो 1 से लेके 3 सेकंड में अप हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि एक स्विच का पोर्ट 1 से लेके 3 सेकंड में अप हो जाए, तो आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा, किसी को पता है? तो वो कमांड डालेंगे फास्ट स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डालेंगे। बड़े आदमी यार।
तो यहाँ पे जो हम कमांड यूज करेंगे, यहाँ पे जो फीचर यूज करेंगे स्पैनिंग ट्री का, उसको बोलते हैं पोर्ट फास्ट। चलिए करके देखते हैं। ये स्विच का पोर्ट है, हम पोर्ट नंबर 3 पे ऑलरेडी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिखा है स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। और ये कह रहा है, ये जो मैसेज ये कह रहा है कि ये जो पोर्ट फास्ट है ये सिर्फ एक्सेस लेयर के ही पोर्ट पे चलेगा। जो आपका इंटरफेस एक्सेस पोर्ट होगा उसी के ऊपर ही कमांड चलेगा। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एक्सेस पे ही ये कमांड चलेगा, ट्रंक के ऊपर नहीं चलेगा, ये कह रहा है ये। अब अगर मान लीजिए कि मैं, अब आप गौर से देखिए, मैं इंटरफेस के अंदर जाकर के मैंने लिखा स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, और फिलहाल मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूं, और यहां पे भी ये ऑप्शन आ रहे हैं, यहां पे ऑप्शन आ रहे हैं स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप किसी एक इंटरफेस के अंदर जाके स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट रन करेंगे तो वो जो पोर्ट फास्ट का जो फीचर है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंटरफेस पर लगेगा। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके अगर आपने लिखा स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्विच के सारे पोर्ट जो एक्सेस पोर्ट है सब पे ये फीचर लग जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा करने के बाद अगर मैं वो इंटरफेस को फिर से डाउन करूं, ये हो गया डाउन, और फिर से मैं अगर नो शट लिखूंगा तो देखिए तुरंत ग्रीन होना चाहिए ये, और ये तुरंत ग्रीन हो गया ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पोर्ट फास्ट है एक्सेस लेयर पे ही लगेगा, और जहां पे एक इंटरफेस को 32 सेकेंड लग रहा था अप होने में, वहां पे ये अब 1 से 3 सेकेंड पे अप हो रहा है। तो यहाँ पे स्पैनिंग ट्री का जो हमने फीचर देखा वो पोर्ट फास्ट, वो यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ब्रदर यहाँ पे ये है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि ये आपकी टोपोलॉजी बनी हुई है, और इस टोपोलॉजी के अंदर ये कौन है, ये आपका रूट है। अब क्या कंडीशन हो रहा है कि आपके जो यूजर है यहाँ पे जो आपके यूजर है, उन यूजर की जो ट्रैफिक है वो फिलहाल इस रास्ते नहीं जा रही है, क्योंकि ये इंटरफेस आपका ब्लॉक है, और आप हमेशा यही टोपोलॉजी चाहते हो। आप ये चाहते हो कि हमारी टोपोलॉजी से कोई छेड़छाड़ ना करे। लेकिन कोई बंदा आता है, कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका एक जूनियर इंजीनियर आता है, और वो कुछ अकलमंदी कर देता है। वो अकलमंदी क्या करता है, वो अपना दिमाग क्या लगाता है वो दिखाता हूं मैं आपको। ये एक स्विच कनेक्ट करता है, और स्विच कनेक्ट करने के बाद 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 स्पैनिंग ट्री VLAN 1 वो उस स्विच की प्रायोरिटी, वो उस स्विच की प्रायोरिटी को कम कर देता है। अब अगर प्रायोरिटी कम करेंगे तो पूरी जो टोपोलॉजी आपकी है वो सब चेंज हो जाएगी। पहले आपका ये रूट ब्रिज था, अब आपका प्रायोरिटी कम होने की वजह से ये रूट ब्रिज बन गया। मतलब पूरी जो टोपोलॉजी जो आपने बना रखा था कि हमारी ट्रैफिक ऐसे ऐसे होके जाएगी, वो सब कुछ चेंज हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि अगर मान लीजिए फ्यूचर के अंदर कोई अगर इस तरह की बेवकूफी करे तो उससे हम बच सके। ऐसे केस में ये जो आपका पोर्ट है जिससे कि जो स्विच कनेक्टेड है, अगर ये इंटरफेस के ऊपर, इस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? अगर इस इंटरफेस के ऊपर
अगर इस इंटरफेस के ऊपर स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट अगर लगा हो, अगर इस इंटरफेस पे आपने बीपीडीयू गार्ड लगा रखा है, मान लीजिए क्या लगा रखा है, रूट गार्ड। इस इंटरफेस पे अगर आपने रूट गार्ड लगा रखा है, रूट को गार्ड करना चाहते हैं कि हमारी टोपोलॉजी जो है चेंज ना हो। अगर आपने इस इंटरफेस पे जाके स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट ये कमांड अगर लगा दिया, इसको लगाने से क्या होने वाला है, इसको लगाने से क्या होगा, आपको ये पता है कि जैसे ही आप स्विच को कनेक्ट करेंगे, जैसे ही स्विच को कनेक्ट करते हैं, स्विच जो है वो बीपीडीयू सेंड करता है। अच्छा, किस तरह का बीपीडीयू सेंड करता है? या तो वो सुपीरियर बीपीडीयू सेंड कर सकता है, या वो इंफीरियर बीपीडीयू सेंड कर सकता है। या तो वो सुपीरियर बीपीडीयू सेंड करेगा या इंफीरियर बीपीडीयू सेंड करेगा। ये वाला स्विच जो आपने अभी भी कनेक्ट किया है, अगर इस इंटरफेस के ऊपर आपने रूट गार्ड लगा रखा है, ऐसे केस में इस स्विच के द्वारा अगर सुपीरियर बीपीडीयू भेजा जाएगा इस वाले इंटरफेस पे, तो वो इंटरफेस से बीपीडीयू को पास नहीं होने देगा, क्योंकि उसी बीपीडीयू के बेसिस पे ये रोड ब्रिज बन रहा था। लेकिन रूट गार्ड लगे होने की वजह से जो इंफीरियर बीपीडीयू जो होगा, जो इस स्विच के द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा, वो पास हो जाएगा। दोनों में ये डिफरेंस है। तो हमने देखा कि किस तरह से हम अपने रूट ब्रिज को प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह के बिहेवियर नेटवर्क पे होने से। इसे हम कहते हैं रूट गार्ड। दूसरी चीज एक समझाना और चाहूंगा मैं यहां पे। मान लीजिए कि ये जो कंप्यूटर है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी खास बंदे का कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर हमारे किसी मैनेजर का कंप्यूटर है। लेकिन किसी जूनियर इंजीनियर ने यहां पे क्या किया, इस कंप्यूटर को हटा करके अगर उसने कोई स्विच लगा दिया, मैं ये चाहता हूं कि अगर इस कंप्यूटर के जगह पे कोई रिप्लेस करके अगर स्विच भी लगा दे, तो उस इंटरफेस पे स्विच जो है एक्टिव ना हो पाए। ऐसे केस में आपको क्या करना होगा कि वो जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस पे जाके आपको कमांड रन करनी होगी, स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड एनेबल। अगर इस इंटरफेस के ऊपर ये आपको पता है कि ये इंटरफेस पे, क्योंकि ये पहले हमारे मैनेजर का कंप्यूटर लगा हुआ था, तो आपने इस पे एक्सेस पोर्ट बनाया था, आपने इस पे पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर कर रखा है, और आपने जो है इस पे अपने बीपीडीयू गार्ड लगा रखा है। तो बीपीडीयू गार्ड लगाने के वजह से अब क्या होने वाला है कि अब ये जब बीपीडीयू, अब देखिए अब पहले ग्रीन था, देखिए रेड आ गया ये कलर। ऐसा क्या हो गया कि ये ग्रीन होने के बाद जो है ये रेड हो गया? क्योंकि आपने इस इंटरफेस के ऊपर बीपीडीयू गार्ड लगा रखा है। ऐसे केस में क्या होने वाला है कि जब ये स्विच जो कनेक्टेड हमारा है दूसरे स्विच से, जब इस स्विच के द्वारा बीपीडीयू फॉरवर्ड किया जाएगा इस वाले इंटरफेस पे, तो कौन सा वो बीपीडीयू सेंड करेगा? वो बीपीडीयू, ये स्विच जो है वो दो तरह के बीपीडीयू को सेंड कर सकता है, सुपीरियर बीपीडीयू
और इंफीरियर बीपीडीयू। जब आप इस इंटरफेस पे बीपीडीयू गार्ड लगा देंगे, बीपीडीयू गार्ड का मतलब होता है बीपीडीयू को गार्ड करो। तो ऐसे केस में ये जो स्विच आपकी है, दो तरह की बीपीडीयू सेंड कर सकता है, सुपीरियर और इंफीरियर। बीपीडीयू गार्ड लगा होने के वजह से इस इंटरफेस से ना सुपीरियर बीपीडीयू पास हो पाएगा, ना इंफीरियर बीपीडीयू पास हो पाएगा। जब दोनों तरह के बीपीडीयू पास नहीं हो पा रहे हैं तो ये स्विच लगने से भी कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। बीपीडीयू गार्ड तो आपने देखा स्पैनिंग ट्री जो है हमारा, अपलिंक फास्ट, बैकबोन फास्ट, फिर हमने देखा पोर्ट फास्ट देखा, हमने रूट गार्ड देखा, बीपीडीयू गार्ड देखा। तो ऐसा क्या हो गया, जैसे ही इस स्विच की तरफ से बीपीडीयू जाएगा इस वाले इंटरफेस पे जिसके ऊपर बीपीडीयू गार्ड लगा हुआ है, जैसे ही बीपीडीयू जाएगा वैसे ही ये वाला इंटरफेस एरर डिसेबल में चला जाएगा। जैसे ही इस इंटरफेस पे बीपीडीयू जाएगा इस स्विच की तरफ से, ये इंटरफेस आपका एरर डिसेबल में चला जाएगा। देख लीजिए, कमांड में दिखाता हूं आपको, मैसेज आप देख लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, एरर डिसेबल, बीपीडीयू गार्ड एरर डिटेक्टेड पोर्ट नंबर 0/3, पुटिंग 0/3 इन एरर डिसेबल। अब क्या होने वाला है कि ये जो पोर्ट नंबर 3 है ये 5 मिनट तक ये एरर डिसेबल में रहेगा। फिर वो 5 मिनट के बाद फिर से जब वो अप होगा, फिर बीपीडीयू आएगा, फिर से एरर डिसेबल में। तो ये होता है बीपीडीयू गार्ड लगाने से। तो अगर मान लीजिए कि इस इंटरफेस के ऊपर मैं फिर से ये स्विच को हटा के अगर मैं कंप्यूटर लगा भी देता हूं तो ये एक्टिव नहीं होने वाला है। और आप कहेंगे कि सर जी इंटरफेस पे जाकर के नो शट मार दीजिए, ये लीजिए, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या होगा, पहले आप शट मारिए और तो फिर नो शट मारिए, तब ये ग्रीन होगा। तो ये चीजें हैं बीपीडीयू गार्ड के अंदर। तो ये सारे जो है आप फीचर्स को है अपने स्विच पे लगा सकते हैं। तो आपने देखा अपलिंक फास्ट देखा, बैकबोन फास्ट देखा, पोर्ट फास्ट देखा, रूट गार्ड देखा, बीपीडीयू गार्ड देखा, ये सारे। सर इसका मतलब जो बीपीडीयू गार्ड है उसको मैक को ब्लॉक कर रहा है फिर? बीपीडीयू गार्ड जो, हाँ जी बिल्कुल, जो आप इस तरह से देखिए, सिर्फ मैक को ही नहीं कर रहा ना। जब इस इंटरफेस पे आपने बीपीडीयू गार्ड लगा रखा है, तो बीपीडीयू गार्ड के अंदर जो बीपीडीयू आता है, तो बीपीडीयू में तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आती है। सर अभी पीसी को क्यों किया फिर इसने? जी, पीसी को ब्लॉक क्यों किया फिर इसने? पीसी को क्यों ब्लॉक करेगा, पीसी क्यों बीपीडीयू भेजता है? सर बीपीडीयू ने मैक तो हुआ, फिर उसको करना नहीं चाहिए इसमें। अरे मेरे भाई, आपने जो बीपीडीयू गार्ड लगा रखा है ना, तो बीपीडीयू गार्ड जो लगा रखा है, तो क्या स्विच बीपीडीयू भेजता है, पहले ये बताइए ना। नहीं भेजता ना, नहीं भेजता है। तो फिर कैसे करेगा बताइए आप? ये तो स्विच के लगने के वजह से ऐसा होगा ना, ठीक है? पीसी को लगाने के बाद भी फिर भी ब्लॉक रहा ना, इसलिए कह रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? हाँ, स्विच हटाने के बाद पीसी लगाया फिर भी ब्लॉक रहा ना, ब्लॉक रहा ना, तो उसको जो अप करने का तरीका यही है कि आप इंटरफेस पे जाएं, पहले उसको नो शट मारे, फिर शट मारे, तब अप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये पोर्ट फास्ट, बीपीडीयू गार्ड, रूट गार्ड, ये हमने देखे। अब देखिए, अगर हम बात करें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ा था, फिर हमने पीवीएसटीपी देखा था, हमने देखा था कि आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो होता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमने देखा था, एक सीएसटी था, एक पीवीएसटीपी था। तो पीवीएसटीपी का लैब भी हमने करके लास्ट क्लास में देखा है ना। और उसमें हमने ये भी देखा कि अगर हमारे स्विच की टोपोलॉजी में अगर हमारे 2 रूट है तो वीलन वाइज, मतलब हर एक वीलन के लिए एक रूट ब्रिज होता है। ये हमने सारा क्लास में डिस्कशन किया था। अब हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का जो एडवांस प्रोटोकॉल है उसे कहते हैं आरएसटीपी, उसे कहते हैं आरएसटीपी। अब यहाँ पे ये है कि बाय डिफॉल्ट जो है स्विच में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा होता है।
अगर मुझे RSTP एनेबल करना है तो स्पैनिंग ट्री मोड RSTP लिखना होगा। ऐसा करने के बाद आप पूछेंगे कि आई RSTP में क्या फीचर है, तो मैं कहूंगा कि RSTP एडवांस है STP से। कैसे? RSTP का फुल फॉर्म होता है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। RSTP का फुल फॉर्म है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में क्या हो रहा है, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में क्या हो रहा है कि जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में जो लिसनिंग का जो कॉन्सेप्ट था ना, कि पहले अगर एक इंटरफेस डिसेबल होगा तो डिसेबल से वो लिसनिंग में आएगा, लिसनिंग से लर्निंग में आएगा, लर्निंग से फॉरवर्डिंग में आएगा, 50 सेकंड लगाएगा। RSTP में अगर कोई इंटरफेस डिसेबल स्टेट में है तो डिसेबल से वो लर्निंग में आएगा तो 20 सेकंड लगाएगा, लर्निंग से लिसनिंग के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है, फिर वो लर्निंग से फॉरवर्डिंग में आएगा 15 सेकंड लेगा, मतलब टोटल 35 सेकंड, इसलिए इसको हम RSTP बोल रहे हैं। और क्या देखिए, इलेक्शन का प्रोसेस जो स्पैनिंग ट्री का है वही RSTP का, कोई खास डिफरेंस नहीं है। और आखिर हम क्यों बोल रहे हैं RSTP को एडवांस? RSTP को एडवांस बोलने के पीछे ये भी रीजन था कि यहाँ पे जो टाइमर उसको कम कर दिया गया है। आपका इस जो इंटरफेस जो है, पहले जो डिसेबल स्टेट था, डिसेबल से लिसनिंग में आता था, लिसनिंग से वो लर्निंग में आता था, लर्निंग से फॉरवर्डिंग में आता था, RSTP में डायरेक्ट उसको डिसेबल से लर्निंग में लाया जा रहा है। ये एक फास्ट हो गया। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका आपका जो अपलिंग फास्ट जो फीचर है और बैकबोन फास्ट फीचर है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर मैनुअली आप एनेबल कर रहे थे। मेरी बात को फिर से सुनिएगा, STP के अंदर, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट डायरेक्ट लिंक फेलियर होने के डायरेक्ट लिंक फेलियर होने के लिए तो जो हमारी जो टोपोलॉजी बनेगी उसके लिए हम लोग अपलिंक फास्ट कॉन्फ़िगर कर रहे थे। इनडायरेक्ट लिंक फेलियर होने में जो हम जो बैकबोन फास्ट कॉन्फ़िगर कर रहे थे, ये दोनों फीचर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में आप मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे थे। RSTP के अंदर वो इनबिल्ट फीचर है। होप यू अंडरस्टैंड। अब आप देखिए, अगर हम स्विच में जाकर के शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाते हैं तो यहाँ पे इस बार जो मैसेज दिखा रहा है वो स्पैनिंग ट्री एनेबल्ड, और प्रोटोकॉल क्या दिखा रहा है? RSTP। और टाइमर देखिए, वही टाइमर यहाँ पे भी है, हेलो टाइमर 2 सेकंड का है, मैक्सिमम इस टाइमर 20 सेकंड का, फॉरवर्ड डिले टाइमर जो है वो 15 सेकंड का है। प्लस ये भी बता रहा है कि जो आपकी रूट ब्रिज आईडी है या आपकी ब्रिज आईडी है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो किस चीज से कम्युनिकेशन होता है। उसके अंदर आप देखिए, सबसे पहले तो हमने बताया था कि रूट ब्रिज के अंदर जो है प्रायोरिटी सेट होती है। प्रायोरिटी हमने कहा था कि सिस्को की जो स्विच होती है इसकी प्रायोरिटी कितनी होती है? 32,768। तो 32,768 आप दिख रहा है आपको, प्लस आपका एक्सटेंडेड जो आईडी है वो होती है, और फिर आपका मैक एड्रेस होता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है जो ब्रिज आईडी है। तो ये वही प्रोसेस जो आप स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर देख रहे थे, वही सारी चीजें आप RSTP के अंदर भी आप देख रहे थे। होप यू अंडरस्टैंड। और क्या बता? क्वेश्चन था जी बोले सर, ये जो प्रायोरिटी हम चेंज करते हैं जो B और C स्विच पे, ये तो अगर हम इनको क्लाइंट बनाएंगे तो फिर प्रायोरिटी भी चेंज करेंगे, प्रायोरिटी उस पे नहीं करेंगे सर्वर पे? एक मिनट दोस्त, एक बार फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? देखो, मेरी पहले मेरी बात सुन लो, उसका तुम बोलना है। मेरी मान लो ये टोपोलॉजी बनी हुई है, ठीक है ना? मेरी ये टोपोलॉजी बनी हुई है, फिलहाल जो है ये रूट ब्रिज हमारी ये स्विच है, ठीक है ना? अब हम ये चाहते हैं, अब हम जानते हैं कि रूट ब्रिज का जो इलेक्शन होता है वो लोएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर होता है, ये मैक एड्रेस पे होता है। लेकिन हमने ये डिस्कशन किया था तो देखा था कि तीनों स्विच की जो प्रायोरिटी वो सेम थी, है ना? फिर हमने क्या किया था, इनमें से हम, और फिर अगर तीनों स्विच की प्रायोरिटी का सेम हो
तो फिर जो इलेक्शन होगा वो लोएस्ट मैक एड्रेस पे होगा, तो लोएस्ट मैक एड्रेस के बेसिस पे ये स्विच बन गया आपका रूट ब्रिज। लेकिन हम ये चाहते नहीं, हम चाहते इस वाले को रूट ब्रिज बनाना, तो इसकी प्रायोरिटी कम कर देंगे। तो जिस स्विच की प्रायोरिटी आप कम करेंगे वो रूट ब्रिज बन जाएगा। हाँ अब आगे बोले आप। सर फिर वो सर्वर और क्लाइंट बनाने का तो कोई फायदा ना हुआ कि आप यहाँ पे बैठ के इसकी प्रायोरिटी चेंज करेंगे। देखिए थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आप पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी स्विच को सर्वर और क्लाइंट बनाने के पीछे रीजन ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्विच पे वीलन बनाएं और वो प्रोपेगेट दूसरे स्विच पे कर दिया जाए, इसलिए हम लोग जो है सर्वर और क्लाइंट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रूट बेस का इलेक्शन वो अलग कंडीशन की, वो रूट बेस का इलेक्शन हो गया या आपके डीपी का इलेक्शन हो गया, आरपी का इलेक्शन हो गया, ब्लॉक का, ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कर रहा है लूप को प्रिवेंट करने। दो अलग चीजें हैं ये। जी बोले। अच्छा सर, वो वीलैन के लिए होता है सर्वर क्लाइंट। मैंने ये लास्ट क्लास में ये डिस्कशन किया था कि अगर आप चाहते हैं कि सारे स्विच पे जाके हम वीलन ना बनाएं और सिर्फ एक ही स्विच के ऊपर हम वीलन बनाएं, और किसके ऊपर, सर्वर के ऊपर, तो सर्वर स्विच जो है सारे क्लाइंट स्विच पे वो वीलन को एडवर्टाइज करते हैं, इसलिए हम सर्वर क्लाइंट बनाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये अगर मैक ज्यादा ये प्रेफर किसको करेगा, मैक एड्रेस को या प्रायोरिटी को? मतलब कि सबसे पहले जो रूट ब्रिज का इलेक्शन होता है वो प्रायोरिटी के ऊपर होता है, उसके बाद वो मैक एड्रेस पे आता है। ठीक है सर, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन ब्रदर? यस सर, और क्वेश्चन क्या है कि वी कैन कॉन्फ़िगर VTP एंड STP, इज इट पॉसिबल इन द सेम स्विचेस? दोनों प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने को पॉसिबल हो जाता सर? देखिए ब्रदर, STP और आपका VTP दो अलग प्रोटोकॉल है। यस। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल स्विच में चलता है लूप को प्रिवेंट करने के लिए। यस। और VTP जो प्रोटोकॉल वो आप कॉन्फ़िगर करते हैं कि जो सर्वर पे आप जो वीलन बना रहे हैं वो क्लाइंट के ऊपर एडवर्टाइज किया जाए। यस। आप VTP मोड सर्वर, VTP मोड क्लाइंट, ये क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं? ये वीलन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए ना। पॉसिबल होता ना होता सर? पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल तो 100 का 200%, ये तो दोनों अलग अलग चीज है, तो कॉन्फ़िगर होगी। ठीक है सर। आप कैसे स्विच, किसी स्विच को सर्वर कैसे बनाते हो? आप किसी स्विच पे जाके लिखते हो VTP मोड सर्वर, तभी तो बनता है ना। और किसी स्विच को क्लाइंट बनाओ, कैसे बनाओगे? VTP मोड क्लाइंट। तो ये तो, और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल तो बाय डिफॉल्ट पहले से ही चल रहा होता है। चल रहा है, बाय डिफॉल्ट रहता है जी। ठीक। जैसे STP चल रहा है और हम उसी में RSTP चलाना चाहें तो सर चल जाएगा? ये तो मुझे पता नहीं, शायद मैंने करके नहीं दिखाया होगा आप लोगों को। अभी तो करके दिखाया बेवकूफ आदमी। अच्छा जी। अभी तो मैंने करके दिखाया दोस्त। अभी सारे स्विच पे जाके मैंने RSTP चलाया। RSTP चलाने के बाद जो है मैंने बताया कि देखो वही सारा प्रोसेस हो रहा है, बस यही है कि RSTP टाइमर थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पे, और प्लस अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट, ये दो फीचर बाय डिफॉल्ट एनेबल होते हैं। ठीक जी। और कोई बच्चा लोग, एनी मोर क्वेश्चन? यार मेरी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है दोस्त, समझ गए? आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज इतना ही रखता हूँ, ठीक है? कल थोड़ा ज्यादा खरीद दूंगा। ओके। मेरी मशीन थोड़ी गड़बड़ खराब हो गई है। कोई नहीं सर। क्या हो गया सर? अरे वो पेट खराब हो गया यार, 3 टाइम खा रहा हूँ आजकल। मेरा पेट भी पहले खराब हो गया। तो हम लोग कल मिलते हैं, ये वीडियो हम शेयर कर देंगे आज। ठीक। सर ऐसे में सर खाना कम खाइए, जूस ज्यादा नहीं तो लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ भी नहीं मिल रहा दोस्त, जूस भी नहीं मिल रहा है। सर यहाँ दिल्ली में तो सब मिल रहा है। अरे दिल्ली मिल रहा है, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे नहीं मिल रहा ना अभी, वो मसला है। जी ओके सर। लग नहीं रहा कि आपकी तबीयत खराब है, आप पूरा एनर्जी से पढ़ा रहे हो जैसे पहले पढ़ाते हो। नहीं, वो तो देखो पढ़ाने के दौरान मैं बेईमानी नहीं करता हूँ, लेकिन क्या है अब मैं देख रहा हूँ कि इतने से काम चल जाएगा, तो अब मैं बोलता हूँ भाई माफी चाहता हूँ, कल पढ़ लूंगा। कोई बात नहीं सर, ठीक है। नो इशू सर। चलो, थैंक यू वेरी मच। और जिस बच्चे को कुछ अगर क्वेश्चन करना है, या मैं कह रहा था शाम वाले बैच को अटेंड करना, तो मुझे पर्सनली मैसेज करे, वो मैं ग्रुप शेयर करूंगा। शाम वाले आज से स्टार्ट हो रहा है शाम वाला बैच, जो फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है।